हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। ठीक है जी, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस ए टू जेड सीक्वेंस वाइज चलेंगी। आप अपने स्टडी मटेरियल से मैच कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, पहले हम कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों। चलिए जी, 5 years ago सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है जी, तो ये डिबेंचर कौन से हैं? इरिडीमेबल डिबेंचर है। अब आगे अगर बात करें, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो आई लिखेंगे। आई कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 12 रुपये है। ठीक है, और इशू कितने पे हो रहा है? इशू प्राइस 103 है। ठीक है, ठीक है जी, और कितने पे हुआ था? भाई फेस वैल्यू 100 रुपये, 3 रुपये प्रीमियम हो गया। करंट मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है? 94 है। ठीक है जी, और टैक्स रेट कितना है? 35%। ठीक है जी, 35%, या इसको हम लिख सकते हैं और 0.35 लिख सकते हैं। ठीक है जी, करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैपिटल लेनी है हमें, है ना। तो करंट कॉस्ट लेनी है तो सारी इंफॉर्मेशन करंट वाली लेनी होगी। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा कौन सा है? इरिडीमेबल डिबेंचर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है जी? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, करंट कॉस्ट है तो मार्केट प्राइस हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? 12 रुपये। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? 12 रुपये। 1 माइनस टैक्स, दैट इज 0.35। और मार्केट प्राइस कितना है जी? मार्केट प्राइस हमारा हो जाता है 94 रुपीज़। ठीक है जी, मार्केट प्राइस 94 रुपीज़ है, इंटू 100 हो जाएगा। करेक्ट, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेट। ये हो जाएगा 12 इंटू 0.65 ओवर 94 इंटू 100। तो ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 12 इंटू 0.65, दैट इज 7.8 डिवाइड बाई 94 इंटू 100। तो ये हो गया 8.2978 है, तो 8.30 कर देंगे इसको। ठीक है जी, 8.30 आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ गया जी हमारा? 8.30। ठीक है, ये कौन सा डिवेंचर था? इरिडीमेबल डिवेंचर था। ठीक है, इरिडीमेबल डिवेंचर था हमारा, 8.30% आ गया। यहाँ पर हमने इशू प्राइस क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे हमारे से पूछा गया है करंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कैपिटल पूछी है। तो करंट कॉस्ट तो देखा जाए कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वही लेंगे, रादर देन इशू प्राइस। ठीक है जी, ना कि इशू प्राइस। करेक्ट, तो ये आ गया कौन से? इरिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट आ गई 8.30। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? कंपनी इशू कर रही है जी 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपीज एट ए प्रीमियम 10%। ठीक है जी, और देखा जाए ये इशू प्राइस हो गया, कितना हो गया जी? फेस वैल्यू है 100 रुपीज, कंपनी इशू कर रही है 100 रुपये का डिबेंचर, 10% प्रीमियम, तो 110 रुपये का हो गया इशू प्राइस। ठीक है जी, और वो क्या कह रहे हैं? इशू कब कर रहे हैं? 1/4/23 को, और मैच्योर कब होंगे? 1/4/28 को। तो कितने साल हो गए? 31 मार्च 24, 25, 26, 27, 28, 5 साल हो गए। तो रिडम्शन पीरियड हो गया 5 years। ठीक है जी, उसके बाद टैक्स ब्रैकेट 35%। तो मतलब ये रिडीमेबल डिबेंचर है,
अब यहाँ पर इशू प्राइस या नेट प्रोसीड आप बोल सकते हो, है ना। नेट प्रोसीड हमें मिल गई 110, रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोली तो क्या होती है, हमेशा फेस वैल्यू होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लिखें, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय रिडम्पशन पीरियड ओवर रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक, इंटरेस्ट रेट कितना है जी, इंटरेस्ट रेट वही 10% ही है, तो ये हो जाएगा 10 1 माइनस 0.35, रिडीमेबल वैल्यू कितना है 100 है, और नेट प्रोसीड कितना है 110, और रिडम्पशन पीरियड कितना है जी, रिडम्पशन पीरियड है हमारा 5 साल। ठीक है, और ये हो जाएगा 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कितना, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 6.5 प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस 10 और माइनस 110, तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 5 माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 110 210, 210 डिवाइड बाई 2 105 हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 6.5 माइनस 2 दैट इज 4.5 ओवर 105 इंटू 100। ठीक है जी, तो लीजिए ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज 4.5 डिवाइड बाई 105 इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आ गया 4.2857, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 4.29% कर देते हैं। ठीक है जी, करेक्ट, 4.29% हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। ये हो गया जी हमारा कौन सा, सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये हमारा रिडीमेबल डिवेंचर का था, रिडीमेबल डिवेंचर जिसमें आपका रिडम्पशन पीरियड गिवन होता है ना, रिडम्पशन पीरियड। तो फटाफट इसे कॉपी कीजिए विद इन 10 to 20 सेकेंड, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कंपनी इशू कर रही है 10,000 10% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच। ठीक है जी, मतलब डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना है 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया जी, इंटरेस्ट हो गया जी आपका 10 रुपीज़, करेक्ट। अब कह रहे हैं कंपनी इशू कर रही है एट पार। ठीक है जी, कब, ऑन 1 अप्रैल 2018 को, और मच्योर कब होगा 1 अप्रैल 28, मतलब रिडम्पशन पीरियड देखा जाए आपका इस हिसाब से कितना हो गया, 10 साल हो गया, है ना। आपका रिडम्पशन पीरियड कितना हो गया, 10 साल हो गया। कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, ध्यान से पढ़िए। अब कंपनी पूरे डिबेंचर की लाइफ का नहीं जानना चाहती, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट जानना चाहती है। कौन सी डेट को, 1/4/23 को। अब देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है, ये था जी पूरा लाइफ डिबेंचर का, 1/4/18, ये 1/4/28। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमें जानना कब है, इस डेट को 1/4/23 को, मतलब इसके बाद देखा जाए तो लाइफ कितनी रह गई, 5 साल तो ये निकल ही गए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5 साल ही बचे।
ठीक है जी। तो रिडम्पशन पीरियड 10 नहीं बचा, रिडम्पशन पीरियड 5 साल बचा, नंबर एक सबसे बड़ी बात। उससे बड़ी बात, जो 1/4/23 को मार्केट प्राइस है वो लेंगे, ना कि हम जो इशू प्राइस है वो लेंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। हम जो इशू प्राइस है वो नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे। 1/4/23 को मार्केट प्राइस कितना है, 80 रुपये, और टैक्स ब्रैकेट कितना है, 35%। ठीक है जी। ये आपको इन्फॉर्मेशन से पता लग गया होगा ये कौन सा है, रिडीमेबल डिवेंचर का क्वेश्चन है। तो चलिए रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय रिडम्पशन पीरियड ओवर रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड ओवर 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट कितना था जी, 10 रुपये, 1 माइनस टैक्स दैट इज 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू अब आपको पता है कुछ दे नहीं रखी, तो कितना मान लेंगे हम लोग, ऑब्वियस 100 ले लेंगे, माइनस नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड दैट इज मार्केट प्राइस 80 रुपीज, रिडम्पशन पीरियड, रिडम्पशन पीरियड कितना लेंगे, 5 साल लेंगे जी। अब रिडीमेबल वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 80 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो ये हो गया जी कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 6.50 प्लस ये 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20, 20 डिवाइड बाई 5 4, और डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 2 90 इंटू 100। तो ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज 10.50 ओवर 90 इंटू 100। तो ये आ गया जी 10.50 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 दैट इज 11.67%। ठीक है जी, 11.67% आ गई कॉस्ट ऑफ डेट। अब आप खुद सोचिए, यही क्वेश्चन में अगर हम इसी क्वेश्चन में क्या करते, अगर हम लोग ये लाइन ना लिखी होती, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम लोग क्या करते, तो नॉर्मल सा होना था, रिडीमेबल वैल्यू 100, इशू प्राइस 100, रिडम्पशन पीरियड 10 ईयर्स, इंटरेस्ट वही, टैक्स वही, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम रहनी थी, सिर्फ चेंज आना था इशू प्राइस पे दैट इज 100 होना था। ठीक है, मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं दिखा जाए तो। इशू हम नया डिबेंचर इशू कर रहे हैं, है ना, तो 1/4 हम कब देखेंगे, 18 को देख रहे हैं, 18 को तो रेट इशू 100 रुपये ही था, है ना, तो जितने का इशू होगा उतने पे ही लेंगे हम लोग, मार्केट में प्राइस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इशू कितने पे हो रहा है हम वो देखेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो फटाफट कीजिए कॉपी। ये हमने पहले हमेशा की तरह क्या किया, इन्फॉर्मेशन को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस में लगा दिया, दैट इज फेस वैल्यू 100, रिडीमेबल वैल्यू 5 ईयर्स, टैक्स ब्रैकेट 0.35, इंटरेस्ट 10, मार्केट प्राइस 80, रिडीमेबल वैल्यू 100। तो ये हमने रिडम्पशन पीरियड का देखा। ठीक है, फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि यहाँ पर रिडम्पशन पीरियड 10 साल नहीं 5 साल क्यों आने वाला है। ठीक है जी, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी किस चीज़ का, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का आ गया। फिर हमारा ये सॉल्यूशन चलता गया। ठीक है जी, और फाइनली ये हमारा आंसर आ गया 11.67%। बढ़ते हैं अगले पे। चलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, वो किस लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पर पूछी हुई है आपको। वो कैसे, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। आईडीबी इशू कर रहा है 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, फेस वैल्यू जिसकी 1 लाख रुपए है,
इशू कितने पे हो रहा है? 2500 रुपये। ठीक है जी, आपको कुछ पैसा 25 साल में कुछ नहीं मिलेगा, 25 साल में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है जी, आपको आज देखा जाए, आज आपको आज आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? 2500 रुपये। 25 साल के गैप में, 25 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। बाप रे बाप। ठीक है जी, 1 लाख रुपए आपको मिलेगा 25 साल बाद। बट कहते हैं 25 साल के लिए भूल जाओ कि आपने कुछ पैसा दिया भी था हमें। ठीक है जी, 25 साल भूल जाओ, घर बैठ जाओ आराम से तसल्ली से ठंडे बस्ते में। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ डेट बताओ कंपनी का क्या हुआ अगर टैक्स फ्री डेट है ये, है ना। मतलब आईडीबी को इस पे कोई, इन्वेस्टर को इस पे कोई टैक्स, कंपनी को इस पे कोई टैक्स पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो टैक्स का मतलब कोई रोल है ही नहीं कंपनी में, कंपनी टैक्स फ्री कंपनी है ये। तो फिर क्या होगा? ठीक है जी, अब आपको सीए फाउंडेशन का एक कॉन्सेप्ट याद होगा। हम लोग जो कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग फैक्टर का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट याद है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहां पे कंपाउंडिंग फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट करते थे उसमें हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता था। तो ये वही यहाँ पे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ रेट ऑफ डेट ही निकालने वाला है कंपनी के लिए। ठीक है ना, अब देखा जाए यहाँ पर आप काइंड ऑफ मान के चलिए आपके 1 लाख रुपए आपने मिलेगा, दिया कितना आपने? 2500 रुपये। तो ये हो गया जी, कितने देखा जाए आपकी कितने टाइम रिटर्न हो गई? 1 लाख डिवाइड बाई 2500। आपका डिस्काउंट फैक्टर कितना आना चाहिए? 40। ठीक है जी, आपका डिस्काउंट कंपाउंडिंग दिखा जाए आपकी एन, यहां पर क्या हो रही है? कंपाउंडिंग हो रही है ना, कंपाउंडिंग हो रही है हर साल। कंपाउंडिंग होने के बाद जो रिटर्न कितनी आ रही है आपकी? ये 2500 रुपये लगाया, आपका 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो आपका कंपाउंडिंग फैक्टर देखा जाए 40 हो गया। तो आपको ये देखना है कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 25 साल बाद 40 आ रहा है कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर जो है वो 40 आ रहा है। अगर आपको याद होगा हम क्या करते थे? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे। ठीक है जी, अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, 15%। तो क्या होता था? 1 प्लस, यही होता था ना कंपाउंडिंग फैक्टर का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 द पावर n माइनस पी, है ना, यही होता था फॉर्मूला, है ना। तो अब हम सिंपल तरीके से लिखेंगे कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर 25 years एट 15%। ठीक है जी, ये पहला हिट एंड ट्राई। तो ये क्या हो जाएगा? 1.15 द पावर 25। ठीक है जी, चलिए अब कैसे करोगे आप लोग? 1.15 कैलकुलेटर पे टाइप करोगे, मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे, कितनी बार इक्वल दबाओगे? 24 टाइम्स, 24 बार। 24 बार इक्वल का बटन दबाओगे, 24 बार। तो 1.1, 24 बार क्यों, 25 बार क्यों नहीं? क्योंकि 1.15 जब आपने लिखा तो आपका इंटरेस्ट तो ऐड करके ही 1.15 बना ना।
0.15 इंटरेस्ट 1 प्रिंसिपल, तो इसलिए हम 24 टाइम। ठीक है जी, तो 1.15 मल्टीप्लाई इक्वल दबा दो 24 बार मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसका कंपाउंडिंग फैक्टर कितना आया? 32.91895। ठीक है जी, तो आप सिंपल 92 कर सकते हो यार। ठीक है, 31.92 कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। अब आपको चाहिए कितना था? IRR आपको पता है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी कंप्लीट नहीं बता सकता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग है, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो, इसलिए पूरा आपको 100% नहीं समझ आएगा। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपके फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट के साथ टच करके मैं समझाने की बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, आई एम 100% श्योर। तो 32.92 आ गया, हमें चाहिए कितना था? 40, है ना? तो इसका मतलब है रेट थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर देखते हैं किस पे, एट 16% पे। चलिए अब फटाफट 1.16 द पावर 25, 1.16 इंटू 24 बार इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। लीजिए, ये आ गया 40.874। तो आ गया जी हमारा। अब आपको भी पता है कभी भी एग्जैक्ट नहीं आया करता था, अगर आपको फाउंडेशन अगर से आप आए हुए हो, ठीक है, तो आपको पता ही है डायरेक्ट आंसर नहीं आता होता था, है ना? तो 40.874 आपका क्या आ गया जी? 40.84874 आपका ये आंसर आ गया कंपाउंडिंग फैक्टर का। ठीक है, अब IRR, या आप बोल लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मर्जी बोल लीजिए, है ना? उसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास लोअर रेट कौन सा है जी? 15। ठीक है, प्लस अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, अब चाहिए कितना? अब 32.92 है। ठीक है, चाहिए हमें कितना? 40 चाहिए। तो रिक्वायर्ड कितना है 32.92 के बाद? 40 माइनस क्या करेंगे हम? 40 माइनस 32.92, तो ये कितना हो गया जी? 7.08 और हो गया रिक्वायर्ड। 7.08 डिवाइड बाई अचीव कितना हुआ हमारे को? डिफरेंस कितना है? 15 और 16, 15 से जब हम 16 पे पहुंचे, ठीक है, तो 16% जो है वो 40 से कितने ज़्यादा पर ज़्यादा है? 40 माइनस 40.874 करोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 0.874, बट हमें तो क्या चाहिए? 15 और 16 के बीच का डिफरेंस लेते होते थे हम। ठीक है जी, 15 और 16 के बीच का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 32.92 माइनस 40.874, तो ये हो गया जी 7.954, है ना? ऐसे ही करते थे फाउंडेशन में भी हम लोग। 15 प्लस ये हो जाएगा 7.08 प्लस और डिवाइड बाई 7.954, तो ये हो गया जी 0.89। तो अब 15.89 आ गया जी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब अपनी बुक्स में भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल अलग डिफरेंट वे हमने यूज़ करा, बहुत ही आसानी से
हमारा जो फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट था उसके तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है जी। अगर आप इंस्टीट्यूट वाले तरीके से करना चाहते हो जो कैपिटल बजटिंग का है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत आसान है, अल्टरनेटिव है ना। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, आईआरआर का, लोअर रेट, ठीक है, और कैश आउटले माइनस एनपीवी ऑफ लोअर रेट, एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। ठीक है जी। लोअर रेट कितना था 15, लोअर रेट कितना था 15 प्लस कैश आउटले कितना था 40 माइनस एनपीवी एट लोअर रेट कितना था 32.92, 32.92 डिवाइड बाई एनपीवी एट लोअर रेट, सॉरी हायर रेट माइनस लोअर रेट हो जाएगा जी, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40.874 माइनस 32.92 इंटू डिफरेंस इन रेट 1% है ना, करेक्ट। तो ये हो गया, यही 40 माइनस 32.92 कितना होता है 3 प्लस 7.08 डिवाइड बाई, ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा 7.954 है ना, 40.874 माइनस 32.92 सेम आ गया जी 15.89%। ठीक है जी। तो जिस मर्जी तरीके से कर लीजिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तरीका बेस्ट है हमारा जो हमने फाउंडेशन में कर रखा है। ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं एक और आईआरआर के ही कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। आरबीएल इज प्रपोजिंग टू सेल ए 5 ईयर बॉन्ड। ठीक है जी। आरबीएल जो है प्रपोज कर रही है एक 5 साल का बॉन्ड इशू करने के लिए 5,000 रुपये का, एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है जी। 5,000 रुपये का बॉन्ड है, बॉन्ड जो है वो अमोर्टाइज होगा इक्वली ओवर इट्स लाइफ। ठीक है जी। और कह रहे हैं कैलकुलेट द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू चाह रहे हैं जानना बॉन्ड की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये भी मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो है कोस्ट कैपिटल बजटिंग का, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ पूरी समझाने की, क्योंकि जब तक कैपिटल बजटिंग नहीं होगा आपको 100% ये वाला नहीं समझ आएगा, रियलिटी बताऊँ तो। बट फिर भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बताता हूँ क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ये क्या बताना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। आपने एक कंपनी का 5 साल का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, कंपनी का एक 5 साल का बॉन्ड खरीदा। अब कंपनी आपको एक तो क्या बोल रही है, आपको 8% रिटर्न देगी। ठीक है, 8% रिटर्न देगी। ठीक है जी। दूसरा, बॉन्ड जो है वो अमोटाइज होगा, मतलब इक्वली ओवर इट्स लाइफ। लाइफ कितनी है 5 साल, हर साल बाद आपको 1,000 1,000 रुपये मिलते जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, चलिए सॉल्यूशन अभी आप मत लिखिएगा, अभी आप सुनने पे ध्यान दीजिए। ये आपका ईयर 1 2 3 4 5। ठीक है जी। ये
प्रिंसिपल रीपेमेंट हर साल कितना पे हो रहा है? 1,000 रुपये। है ना? हर साल 1,000 रुपये रीपे हो रहे हैं। अब देखा जाए, ऐसा तो होगा नहीं, कंपनी आज बॉन्ड इशू करेगी तो आज ही साल के बिगिनिंग में भी रीपे कर देगी आपको 1,000 रुपये, नहीं ना, एंड में पे करेगी। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा तो हम लोग कॉमन सेंस से चलेंगे, है ना, कॉन्सेप्चुअली चलेंगे। तो इसका मतलब है कि 5,000 का बॉन्ड था, पहले साल पूरे आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 5,000 रुपये। फिर दूसरे साल 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000। ठीक। अब उन्होंने क्या बोला था? इंटरेस्ट कितना पे होगा? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम। 8%। ऐसा तो नहीं बोला ना कि भाई प्रिंसिपल फेस वैल्यू के ऊपर मिलेगा जो 5,000 पे है। अब देखिए, जब आउटस्टैंडिंग ही पहले साल आपका कितना है? 5,000। तो 5,000 पे ब्याज मिलेगा। 5,000 का 8% कितना होता है जी? 400 रुपये। 4,000 का 8% कितना होता है? 320 रुपये। 3,000 का 8% 240, 8 या 24, और ये 160, और ये 80 रुपये। करेक्ट? ऐसा ही होने वाला है। ठीक। अब वो क्या चाह रहे हैं? इफ ही एक्सपेक्ट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिनिमम कहते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर के चल रहे हैं कि 6%। तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो गया? 6%। डिस्काउंट फैक्टर, अभी के लिए आप इतना ही समझ के चलिए ये क्या होता है डिस्काउंट फैक्टर, कि ये जो इन्वेस्टर है वो चाह रहा है कि भाई इतनी कमाई तो होनी ही चाहिए, कम से कम इतना रिटर्न तो हमें कम से कम आना ही चाहिए। तो देखा जाए, टोटल आउटफ्लो कितना हो गया, या इन्वेस्टर के लिए इनफ्लो कितना हो गया, कंपनी के लिए आउटफ्लो कितना हो गया? पहले साल 1,000 रुपये का प्रिंसिपल रीपेमेंट, 400 रुपये का इंटरेस्ट, तो 1,400। दूसरे साल 1,320, फिर 1,240, 1,160, 1,080। अब हम लगा देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने पे? 6% पे। है ना? तो ये कैसे निकालते हैं? 1/1.06, इक्वल इक्वल दबाते जाओगे, पीवी फैक्टर आता जाएगा। ठीक है जी, 1/1.06। तो ये पहले साल का आ जाएगा 0.9434। 4 डिजिट ले लीजिए पॉइंट के बाद, फिर इक्वल दबाओगे, सॉरी, 1/1.06, इक्वल दबाएंगे, ये आ गया 0.9434। फिर इक्वल दबाएंगे, 0.89 हो जाएगा जी, फिर 0.8396, फिर इक्वल 7,921, 7,473। ठीक है जी। चलिए, अब ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं इसका लॉजिक भी समझाऊंगा कि क्यों, डिसीजन क्या होगा इस बार। 1,400 इंटू 0.9434, 1,321 हो गया जी। 1,321, 1,320 इंटू 0.89, 1,175 हो गए। 1,240 इंटू 0.8396, 1,041, 1,160 इंटू 0.7921,
919 हो जाएगा, 1081 इंटू 7473, 808 हो जाएगा। टोटल हो गया जी 5263.33। अब इसका मतलब है क्या एक्चुअली में, सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अगर आप ये बॉन्ड आज 6% की अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मान के चलते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% मान के चलते हैं, तो आपको ये बॉन्ड आज 5263 का खरीद लेना चाहिए। अगर आप कम से कम 6% की रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर 6% की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये बॉन्ड की आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू 5263 है, 5263 रुपये है। ठीक है जी। इससे अगर महंगा मिल रहा है तो आपको ये बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए। अगर इससे महंगा मिल रहा है, 5263 रुपये से महंगा मिल रहा है, तो ये आपको बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए। 5263 रुपये से कम का मिल रहा है तो खरीद लेना चाहिए। दैट्स इट। करेक्ट आंसर ये है। ठीक है जी। 5263 रुपये से ऊपर आपको नहीं खरीदना चाहिए। इससे नीचे वैल्यू जितना भी है, ये इसका इतना इक्वलेंट अमाउंट है, तो भी आपको खरीद लेना चाहिए। ठीक है जी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। पहला कॉलम ईयर्स का, दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट, हर साल इतना पैसा मिलेगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इंटरेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, टोटल में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, जो 1 रुपया था वो 1 साल बाद उसकी डिस्काउंट वैल्यू कितनी रह जाती है, डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी रह जाती है, 94 पैसा। 2 साल बाद अगर आप देखोगे 1 रुपया घट के कितना रह जाता है, 89 पैसा। ये कम किसकी वजह से हो जाता है, ब्याज की वजह से। तो ऐसे ऐसे हम लोग हर साल का देखते गए, तो हमने देखा जो हमें कुल मिला के देखा जाए हमारे को पैसा ये मिल कितना रहा था। अगर हम इसको टोटल करें, ये हमारे को मिल रहा था 1400 प्लस 1320 प्लस 1240 प्लस 1160 प्लस 1080, 6200 जो हमें मिल रहा था, वो उसकी वैल्यू कितनी है ब्याज काट के, 5263। ठीक है जी। तो इसलिए ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है जी। करिए फटाफट बॉन्ड कॉपी। तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। अब सिंपल सिंपल हमारे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमने लेक्चर के दौरान करे, वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए, क्योंकि ऐसे है ना कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखोगे मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, तो मैंने ये आईआरआर वाला कॉन्सेप्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया हुआ, क्योंकि आईआरआर का कॉन्सेप्ट तो कैपिटल बजटिंग में हम वहां पर करेंगे, यहाँ पे क्यों करेंगे, है ना। तो जिस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वहां पे करके ही हमारे को कंप्लीट वहां पे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है डिटेल में। ठीक है। थोड़ा बहुत तो हमने फाउंडेशन में कर ही रखा है, जो बच्चे फाउंडेशन के थ्रू हैं। ठीक है। और जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले हैं वो देख सकते हैं जी, पहले आईआरआर का कॉन्सेप्ट, फिर यहाँ पर आके पहली बात तो इतने से भी समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको कोई दिक्कत नहीं इतने से आने वाली। ठीक है। कैपिटल वेटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर आपका रुकने नहीं वाला।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे जी। XYZ इशू कर रही है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपीज़ ईच है, ठीक है, और 95 रुपीज़ का है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ये कौन से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की है। केपी इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है जी हमारा, 10% प्रेफरेंस शेयर तो 10% डिविडेंड हो गया, डिवाइड बाय 95 रुपीज़ ईच पे इशू हो रहा है, तो 10 डिवाइड बाई 95 इंटू 100, दैट इज 10.53। 5 to 6 है तो मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 5 3 कर रहा हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले पे चढ़ते हैं। नंबर 7, आर एनर्जी इशूइंग द प्रेफर्ड स्टॉक, मतलब प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ पर शेयर विद स्टेटेड डिविडेंड 12 रुपये। ठीक है जी, तो डिविडेंड कितना हो गया 12 रुपये, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 3 रुपये। तो देखा जाए नेट प्रोसीड कितना हो गया, इशू प्राइस कितना था 100 रुपये माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 3 रुपये, तो नेट प्रोसीड कितनी हो गई 97। ठीक है जी, तो ये हमारा केपी आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दैट इज डिविडेंड 12 रुपये, नेट प्रोसीड 97 इंटू 100, तो केपी हमारी आ गई 12 डिवाइड बाई 97 इंटू 100, 12.37%। ठीक है जी, 12.37% आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, XYZ लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, 2000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ ईच एट 95 ईच। ठीक है, चलिए मैं पहले इंफॉर्मेशन साथ साथ इशू कर रहे हैं जी। 2000 10% प्रेफरेंस शेयर of rupees 100 each at 95. The company proposed to redeem the preference share at the end of 10th year. तो रिडम्पशन पीरियड कितना हो गया जी 10 साल। डिविडेंड कितना हो गया जी 10 रुपये। ठीक है जी, नेट प्रोसीड कितनी हो गई जी 95। ठीक है जी, इशू करें एट 95 और रिडीम करें 10 ईयर पे, तो रिडीमेबल वैल्यू ऑब्वियस है फेस वैल्यू ही होगा, दैट इज 100 रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये कौन सा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। इसका फॉर्मूला क्या होता था जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय रिडम्पशन पीरियड डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, तो चलिए केपी इज इक्वल टू डिविडेंड दैट इज 10, रिडीमेबल वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 95, रिडम्पशन पीरियड 10 साल, ओवर 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो ये हो गया जी के पी इज इक्वल टू 10 प्लस ये हो गया 100 माइनस 95 5 हो गया 5। ओहो, यहाँ पे 100 थोड़ी ना 10 आना है, रिडम्पशन पीरियड 100 माइनस रिडीमेबल वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 95, 5 रुपये हो गया, 5 डिवाइड बाई 10.50 हो गया, और ये हो जाएगा जी 97.5, 97.5। तो ये हमारा केपी आ गया 10.50 ओवर 97.50,
इंटू 100, वो आ गया जी 10.50 ओवर 97.5 इंटू 100, दैट इज 10.77। ठीक है जी। 10.77 हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, करिए फटाफट इसको भी कॉपी कीजिए। ठीक है जी, देन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, ये हो गया जी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के क्वेश्चन हो गए जी। चलिए अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, अब हम पहुंच जाएंगे जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है जी हमारे पास, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड 1 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है जी, डिविडेंड कंपनी पे कर रही है कितना, 1 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, 1 रुपीज़ पर शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़। चलिए 1 सेकेंड रुकिए। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड 1 रुपीज़ पर शेयर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर मतलब D0, 1 रुपीज़। ग्रोथ कितना है जी, 10% है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है जी, 55 है। ठीक है जी, अब आपको पता लग ही गया होगा ग्रोथ के फॉर्मूले से या कौन इंफॉर्मेशन से कि ये कहाँ पर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो क्या फॉर्मूला होगा, D1 ओवर हमारा हो जाएगा MP इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ठीक है जी, तो D1 हमारा कैसे आएगा जी, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ, 1 ग्रोथ कितनी है 0.10, दैट इज 10%। मार्केट प्राइस कितना है 55 इंटू 100 प्लस ग्रोथ दैट इज 10%। तो ये हो गया जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1.10 डिवाइड बाई 55 इंटू 100 प्लस 10। तो ये हो गया जी 1.10 डिवाइड बाई 55 इंटू 100 दैट इज 2 प्लस 10 12%। ठीक है जी, तो लीजिए ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी, 12%। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी आ गई 12%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई हमारी ये कौन से फॉर्मूले से, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। तो फटाफट कीजिए कॉपी इसको। ठीक है जी, विद इन 5 सेकेंड में चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला हो गया D1 ओवर MP इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ठीक है जी, तो D दिया हुआ था, D0 दिया हुआ था 1 रुपीज़ करंट ईयर लास्ट डिविडेंड, और उसके बाद हम लोगों ने ग्रोथ ऐड करी, तो ये हमारा आ गया 1.10 दैट इज D1। ठीक है जी, ओवर MP करेंगे इंटू 100 करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ही है, एज पर द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड मतलब जो हमने इनकम अर्न कर ली, कमा ली, उस अप्रोच से कॉस्ट ऑफ
इक्विटी हम लोग जानना चाहते हैं, वो क्या है चलिए बताता हूं। कहते मिस्टर मेहरा है, उसने परचेज किया एक शेयर अल्फा लिमिटेड का 1,000 रुपए का, ठीक, 1,000 रुपए का शेयर परचेज किया। उसे रिसीव होगा डिविडेंड 5 साल के लिए 10%। तो 10% कितना हो गया जी डिविडेंड, 1,000 का 10% 100 रुपये हो गया, ठीक। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ही सोल्ड द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1128, 1128 रुपये उसको, ठीक है जी, मिलेंगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, मतलब कंपनी को देखा जाए कितनी कॉस्ट पड़ गई अगर हम देखें रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से। रियलाइज्ड मतलब इतना अर्निंग तो रियलाइज हो गया जो इन्वेस्टर है उसको। तो चलिए वही सिंपल सिस्टमेटिकल वे से चलेंगे। लाइफ कितनी थी डिवेंचर की, 5 साल, ठीक है। जैसे हमने IRR वाला कॉन्सेप्ट निकाला था उसी फंडे से ही चलेंगे। 1 2 3 4 और एक 5, हर साल इस बंदे को कितने पैसे मिल रहे हैं, डिविडेंड मिलना है 100 रुपये। एक तो इस भाई साहब को हर साल 100 रुपये की लॉटरी ये लगेगी हर साल, करेक्ट, सही कह रहा हूं। फिर उसको 5वें साल के एंड में शेयर जो उसका वो सेल करेगा उसके पैसे उसे मिलने वाले हैं। कितने पैसे मिलने वाले हैं, 1128, 1128, ठीक। तो इसका मतलब है उसको इनफ्लो कितना होने वाला है, पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, चौथे साल 100, 5वें साल 1228 रुपये, सही कह रहा हूं। उसे इतना अर्निंग रियलाइज्ड होने वाला है इन्वेस्टर को 5 साल में, मतलब लाइफ में, ठीक है जी। अब देखने वाली बात यह है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे पता लगेगा, ठीक है जी। अब 10% हमारा 10% हमारा क्या था डिविडेंड, वो हमने कर लिया, ठीक है। और शेयर का प्राइस कितना था, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं, रियली सॉरी। शेयर खरीदा कितने का हमने, 1,000 रुपये का खरीदा, ठीक है। 1,000 रुपये का हमने खरीदा, तो देखा जाए हमारा आउटफ्लो कितना हो गया, अब देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर भी हमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज नहीं दे रखी, वो क्या है, डिस्काउंट रेट। सब कुछ दे रखा है, इनफ्लो की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमें क्या चाहिए, रेट। तो यहां पर भी जब आपको सीधी सी याद रखना, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रेट नहीं दे रखा तो मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगने वाला है यहाँ पर भी, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड भी ही लगने वाला है यहाँ पर भी, ठीक है। अब आपको देखिए आपका आउटलो कितना है, 1000। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही क्या मान सकते हो, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। KE ही IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसलिए यहां पर जो IRR के लिए हम लोग रेट ले लेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है जी। उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए वो डिस्काउंट फैक्टर लगा के, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के कितनी आनी चाहिए, 1,000 रुपये आनी चाहिए,
ठीक है जी, जैसे वो 40 वाले क्वेश्चन में किया हमने। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, रेट ले लेते हैं 12% ले लेते हैं, तो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% पे। तो मैंने आपको बताया था ये कैसे करते हैं, 1/1.12 करके इक्वल इक्वल दबाते जाएंगे, एक एक साल का आगे बढ़ता जाएगा। 1/1.12। क्या आपको पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको टेबल मिलता है जी, प्रॉपर बाकायदा टेबल मिलता है, टेबल के थ्रू आप वहाँ से सॉल्व करोगे आराम से। 1.12, 1/1.12, ये पहले साल का आ गया 8929, फिर इक्वल दबाएंगे। दूसरे साल का 7972, फिर इक्वल दबाएंगे, 7.7112 आ जाएगा, नहीं सॉरी 8, फिर इक्वल दबाएंगे, 6355 आ जाएगा, फिर इक्वल दबाएंगे, 5674 आ जाएगा, 0.5674 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब ये देखा जाए पहले साल का तो कितना आ गया 89.29, इसका आ गया 79.72, 71.18, 63.55, और ये हो जाएगा 0.5674 इंटू 1228, 696.76, 696.76। ठीक है जी, प्लस कर देंगे 63.55 प्लस 71.18 प्लस 79.72 प्लस 89.29, टोटल हो जाता है जी 1000.5072। लीजिए मौजे लग गई, ऐसे कभी आता नहीं होता है ना, बहुत रेयर केस में आता है। तो यहाँ पर सीधा ही जो डिस्काउंट रेट हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कितना हो गया 12% हो गया। 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर, 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर आपका जो यील्ड है, रियलाइज्ड यील्ड है, वो अचीव हो, रियलाइज्ड यील्ड जो आ रही है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है वो 12% आ रही है। मतलब 12% रेट ऑफ रिटर्न पर अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हम 12 लेकर चलें, तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी है ये हमारी, ठीक है, रिकवरी कर जाएगी। जो पैसा मतलब आ रहा है इन्वेस्टर को, वो 12% रिटर्न दे रहा है, नेट 12% रिटर्न दे रहा है। इनफ्लो रेगुलर बेसिस वाला और शेयर बेचने पर जो पैसा मिला 1128 रुपये, नेट रिटर्न जो उसे आ रही है वो 12% आ रही है। ठीक है जी, ये एग्जैक्ट फंडा होता है जी, एग्जैक्ट फंडा है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग। आप आईआरआर बोल लीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल लीजिए, ठीक है जी, ये सारा कॉन्सेप्ट जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ये आईआरआर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो फटाफट कीजिए कॉपी जरा इसे। ठीक है जी, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन नंबर 10 हो गया एज पर द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, बिल्कुल नई चीज है यहाँ पर। अब देखिए जरा ध्यान से, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपके इंस्टीट्यूट में बहुत ही बेकार तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है इसका, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल वे में समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जरूर लग सकता है।
बट आपको मजा आएगा क्वेश्चन करके। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब क्या कह रहे हैं, 5 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए यूजिंग द डेटा, यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है, ये डेटा यूज करके रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से। रियलाइज्ड यील्ड का मतलब ही क्या होता है, आपने इतना पैसा कमाया, आपकी जेब तक पहुंचा, आपकी पॉकेट तक पहुंचा। ठीक है जी, आपकी पॉकेट तक पहुंचा। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको एक एक साल करके इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ईयर 1 में आपको यील्ड क्या क्या आई, ध्यान से देखिएगा। आपने पैसा कितना लगाया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 9 रुपए, 9 रुपए लगाया, 9 रुपए आपने लगाया, आपको 1 रुपया डिविडेंड मिला, और आपका शेयर एक साल के एंड में 9 रुपये 75 पैसे का हो गया। सर वो तो दूसरे साल के बिगिनिंग में, तो वही यार, पहले साल के एंड में दूसरे साल की बिगिनिंग, बात तो एक ही हो गई है ना। तो देखा जाए, आपकी पहले साल की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई, आपने रिटर्न कितनी कमाई, रियलाइज्ड यील्ड कितनी होगी आपकी, 1 रुपये तो आपकी जेब में डिविडेंड पहुंचा, प्लस आपकी जेब में कैपिटल गेन भी पहुंचा। 9 रुपये का शेयर खरीदा, एक साल बाद कितने का हो गया, 9 रुपये 75 पैसे का। कितना रुपये कैपिटल गेन हो गया, 75 पैसे का। तो 75 पैसे का कैपिटल गेन हो गया। अब डिवाइड बाय जितना पैसा आपकी जेब में से लगा था, लगा कितना था, ईयर के बिगिनिंग में जो प्राइस है दैट इज 9 रुपीज इंटू 100। ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई पहले साल में, 1.75 डिवाइड बाय 9 इंटू 100 दैट इज 19.44। ठीक, ये पहले साल की आपकी रिटर्न आ गई। चलिए दूसरे साल में चलते हैं। दूसरे साल में आपके पास रिटर्न कितनी है, डिविडेंड कितना है आपका, 1 रुपये ही है, सेम ही है। ठीक है, और 9 रुपये 75 पैसे से शेयर बढ़ के कितने का हो गया, 11 रुपये 50 पैसे का हो गया। तो कितने पे अपने कैपिटल गेन कमा लिया, 1 रुपये 75 पैसा। तो 1 प्लस 1.75। ठीक है जी, और आपका शेयर में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शेयर कितने का था, 9.75 का था, इंटू 100। तो ये हो गया 2.75 डिवाइड बाई 9.75, 28.21 हो गया। ठीक है जी, 28.21% हो गया। तीसरे साल, अब तीसरे साल में आपकी अर्निंग कितनी है, 1 रुपये 20 पैसे। अब आपका शेयर 11.5 से घट गया जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई, 11 का हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो माइनस कर दो 50 पैसे। और साल के बिगिनिंग में शेयर था कितने का, तीसरे साल 11 रुपये 50 पैसे का था। तो ये हो गया 1.20 माइनस 0.5 दैट इज 0.7 डिवाइड बाई 11.50 इंटू 100। तो ये हो गया 6.09%। ठीक,
चौथे साल में पहुंचते हैं। चौथे साल में हमारे पास डिविडेंड कितना आया, 1 रुपये 25 पैसे। अब 11 रुपये से घट के अब फिर शेयर रिवर्स गिनती में चला गया, 10 रुपये 60 पैसे पे, 40 पैसे का नुकसान हो गया, तो -40 पैसे। ठीक है जी। अब डिवाइड क्या कर देंगे, जो बेस प्राइस है दैट इज 11 इंटू 100। तो ये हो गया जी 1.25 -0.40 डिवाइड बाई 11। तो ये हो गया जी 7.73%, 727 है, 7.727। ठीक है जी। अब 5वें साल की इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, इनकम्प्लीट है हमारे पास, तो 4 साल का ही लेंगे, है ना। डिविडेंड दे रखा है, कैपिटल गेन तो हमारे पास है ही नहीं, तो सीधी सी बात है 4 साल का ले लेंगे। अब आप क्या 4 साल की इन्फॉर्मेशन लोगे, अलग अलग नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है ना, यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड। अब आप क्या कर सकते हो, एवरेज, जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, एवरेज, सिंपल एवरेज। तो ये आपकी टोटल रिटर्न हो जाएगी, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जी, एन। एन कितना है जी, 4 साल। ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी। टोटल कितना हो गया जी, 19.44 प्लस 28.21 प्लस 6.09 प्लस 7.727। ये हो गया जी 61.467 डिवाइड बाई 4, 15.367, 15.37 हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये आ गया जी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है जी। करिए फटाफट कॉपी इसे, फिर मैं आगे फिर आपको थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। ये आपका आ गया रियलाइज यील्ड के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रियलाइज यील्ड मतलब आपकी जो इन्वेस्टर की पॉकेट तक जो कमाई पहुंच गई, है ना। जैसे चाहे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए, 10वें में भी आपकी पॉकेट तक ही पहुंचा ना। ये जो टोटल इनफ्लो लिया हमने 100 100 100 100 और 1228, ये आपकी पॉकेट तक पहुंचा है ना। तो रियलाइज यील्ड में फंडा ही सीधा आया कि आपकी इन्वेस्टर की पॉकेट तक जो रिटर्न पहुंची, उसी के हिसाब से हम कंपनी की जो इन्वेस्टर की कमाई, कंपनी की कॉस्ट बना देंगे उसको रियलाइज यील्ड के अकॉर्डिंगली, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर की रिटर्न एनुअल बेसिस पर हमने निकाली, ठीक है, और उसका हमने एवरेज कर दिया, क्योंकि अब 4 अलग अलग साल का उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने सिंपल कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, तो वो डिफरेंट ईयर्स तो कहा नहीं, तो इसलिए हम लोग एवरेज से कर देंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड whose risk free rate of return is 10%।
RF कितना है जी? 10%। बीटा कितना है जी? 1.75। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दैट इज RM 15%। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, हम लोग निकालना है हमें KE एज पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है जी, तो क्या फॉर्मूला था जी? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो ये आ जाएगा जी, RF कितना है जी? 10, बीटा कितना है जी? 1.75, RM कितना है जी? 15, RF कितना है? 10। तो ये हो गया 10 प्लस 1.75 इंटू क्या हो जाएगा जी? 5, 8.75। तो ये हो गया जी 18.75% हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई जी, एज पर द CAPM मेथड। ठीक है जी, सिंपल था ये भी बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले चलिए मैं आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बताता हूँ। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है? 10 रुपये। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है? 200 रुपये। कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है और प्लानिंग करने जा रही है कि पार्शली नए शेयर इशू के साथ और पार्शली बाय रिटेन अर्निंग के थ्रू। अब हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दैट इज KR। ठीक है जी, इफ इशू प्राइस कितना है? 190, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये। तो नेट प्रोसीड कितनी हो गई? 190 माइनस 5 दैट इज 185। ग्रोथ रेट कितना है जी? ग्रोथ रेट है 5%। डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मीन्स D1 दैट इज 10 रुपीज। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे, चलिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब जी दे रखा है तो मतलब डिविडेंड एज पर ग्रोथ मॉडल है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो D1 दैट इज 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड, है ना, नेट प्रोसीड वो कितना है? 185 इंटू 100 प्लस ग्रोथ सॉरी 5% था। तो ये हो गया जी 10 डिवाइड बाई 185 इंटू 100, 5.40। 405 है तो 41 भी कर सकते हो, प्लस 5 तो 10.41 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 10.41। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ये कैसे होगा जी? D1 तो सेम ही रहेगा 10 रुपये। अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? यहां पर हमारा शेयर का प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस आता है, क्योंकि हम इशू तो अगर हम एग्जिस्टिंग के लिए देखें, जो पैसा है वो कितना है? 200 रुपये ही है मार्केट प्राइस शेयर। ठीक है, तो उन्हीं का ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग के केस में मार्केट प्राइस आता है जी 200 इंटू 100 प्लस ग्रोथ कितनी थी? 5। तो ये हो गया जी 10 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 दैट इज 5 प्लस 5 10%। तो लीजिए ये दोनों सिचुएशन में सेम क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई
अगर आपके कहीं डाउट बचा था तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आ गई। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आ गई जी साथ साथ। ठीक है, ये हो गया जी हमारा। डिफरेंस क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट कंसीडर नहीं होती। फ्लोटेशन कॉस्ट कंसीडर नहीं होती किस में, रिटेन अर्निंग में, नंबर एक, वो चीज़ भी आ गई यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या होती है, रिटेन अर्निंग के साथ साथ एक और चीज़ क्या जो कंसीडर नहीं होती, कि हम लोग मार्केट प्राइस लेते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में, वो भी हो गया। तो ये हो गया जी हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पर सिंपल ही है जी, रिटेन अर्निंग ही निकालना है सिर्फ। तो के आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, डी ज़ीरो दे रखा है 4.19। अब आपको पता है हमें ग्रोथ लेनी है, तो इसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे 1.05 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस 50 इंटू 100 प्लस ग्रोथ दैट इज 5। तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, 4.19 इंटू 1.05, तो ये आ जाता है जी 4.3995/50 इंटू 100 प्लस 5। तो ये हो गया 4.3995 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, दैट इज 8.799 है, तो इसको हम 8 कर देते हैं प्लस 5। तो ये हो गया जी 8 प्लस 5 13, 13.80 आ गया जी कॉस्ट ऑफ रिटेन। ठीक है, करेक्ट, 13.80 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सिंपली क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है जी, चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे मान के चलिए आप लोग 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सी ए पी एम के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालनी है। ठीक है जी, तो है तो वही चीज़ ये सेम है ना, के आर इज इक्वल टू आर एफ, यही होगा यहाँ पर भी, प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ कितना है जी 7, प्लस बीटा कितना है 1.20, आर एम माइनस आर एफ दे रखा है, रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी दे रखा है 6। तो के आर इज इक्वल टू 7 प्लस ये 6 इंटू 1.2, आई थिंक 72, 7.20। तो ये आ गया जी के आर 7 प्लस 7 14.20 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15 सी ए पी एम का भी, करेक्ट।